नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का 11वें पाठ विद्युत के बारे में इस आगामी 45 से 50 मिनट की क्लास के अंदर पूरे पाठ को अच्छे से समझेंगे कि विद्युत क्या है, विद्युत से संबंधित जो घटनाएं इस पाठ के अंदर दे रखी है और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो हम आते हैं अध्याय 11 विद्युत, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ के अंदर बोर्ड प्रश्न पेपर के हिसाब से जो कुल अंक भार रहेगा वो रहेगा 7। कितना रहेगा? 7। और यहाँ जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे कितने? 4 प्रश्न आएंगे। अब 4 में कौन कौन से प्रश्न आएंगे? सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? प्रत्येक 1 नंबर का होगा, तो कितना नंबर का हो गया? 2 नंबर का। रिक्त स्थान प्रकार का भी 1 प्रश्न आएगा और 1 नंबर का। और अंतिम जो 1 प्रश्न आएगा वो आएगा आपके निबंधात्मक, बड़ा प्रश्न आएगा और वो कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का। इस प्रकार से इस पाठ के अंदर कुल 4 प्रश्न आएंगे और अंक भार रहेगा 7। काफी अंक भार रखता है ये पाठ, और अच्छे से इस पाठ को हम समझ लेते हैं तो हम आराम से इस अध्याय के 7 नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत होती क्या है। विद्युत क्या है? यदि परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं आवेश या इसके क्षेत्र द्वारा उत्पन्न वह सामान्य अवस्था जिसमें अनेक कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य करने की क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत। और आपने समझा होगा पिछली क्लास के अंदर भी, जिस भौतिक घटना के अंदर कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो कहने का मतलब विद्युत में भी कार्य करने की क्षमता होती है, इसलिए हम विद्युत को भी क्या मानते हैं? एक प्रकार की ऊर्जा मानते हैं। क्या मानते हैं? अब ये जो विद्युत है, इस ऊर्जा के लिए जो प्रमुख उत्तरदायी कारक होता है वो कौन होता है? आवेश होता है। कौन होता है? अब प्रश्न आता है आवेश क्या होते हैं? तो आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों का पुंज कह सकते हैं या प्रोटॉनों का पुंज कह सकते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन होंगे वहां प्रोटॉन आवश्यक रूप से होंगे। हम जानते हैं किसी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, और उन छोटे छोटे कण जिनको आगे आगे तोड़ना असंभव होता है उनको परमाणु कहते हैं। और परमाणु के अंदर मौलिक रूप से 3 कण होते हैं, जिनमें आवेशित 2 कण होते हैं। एक तो कण होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन। दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, ताकि परमाणु उदासीन रहे। तो इनका जो समूह है, पुंज है, ऐसी स्थिति को हम आवेश कह सकते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्वयं ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित कण है। कैसा कण है? ऋणावेशित। और जो प्रोटॉन होता है वो कैसा कण होता है? धनावेशित कण। कैसा कण? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसका मान होता है, चूंकि ये ऋणावेशित कण है इसलिए इसके मान को मैंने किसमें लिखा? नेगेटिव के अंदर। 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलम
ऋणात्मक के अंदर। अब ये जो कूलाम है ना, ये है आवेश का मात्रक। ये किसका मात्रक होता है? कूलाम। क्योंकि सबसे पहले आवेश को परिभाषित करने का काम कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया, इसीलिए उसके ऊपर इसका मात्रक रखा कूलाम, जिसको हम सी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? सी से लिखेंगे। समझ रहे हो ना? प्रश्न आता है आपके बोर्ड के अंदर कि एक कूलाम आवेश में, ध्यान से समझें, एक कूलाम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब आपको मैंने बता दिया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने कूलाम आवेश? 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋणात्मक मान में। तो इतने आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना? 1। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन? तो हम इसको एक एक नियम द्वारा सरल कर सकते हैं। चूंकि 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम में इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर कितने? भाई इतने आवेश में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इसलिए एक कूलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें कितने की करनी है? 1 कूलाम की। तो हो जाएगी 1/1.602 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 1 कूलाम। जब हम इसको सरल करेंगे और 10 पावर माइनस जो 19 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की होगी घात। जब इसको सरल करेंगे तो ये वाला जो मान आएगा वो आएगा लगभग 6.25 गुणा 10 की घात कितनी आएगी? 18। तो आपको बता देता हूं कि यहां पर एक कूलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको याद रखनी है, कितनी होती है? 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। बहुत बड़ी संख्या होती है। 10 की घात 18 का मतलब है कि इसको आप 10 के आगे 17 और 0 लगा के गुणा करो, बहुत बड़ी संख्या है। तो हमने यहाँ पर सामान्य परिचय पढ़ा है विद्युत का। आगे इस पाठ के अंदर टॉपिक आता है विद्युत धारा। क्या टॉपिक आता है? विद्युत धारा। वापस चर्चा करते हैं हम विद्युत के बारे में। आपने विद्युत के बारे में क्या पढ़ा? आवेश या इसके क्षेत्र द्वारा उत्पन्न वह सामान्य अवस्था, आवेश या उसके क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न वह सामान्य अवस्था जिसमें अनेक कार्य करने की क्या होती है? क्षमता। तो हम आगे का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। हमने विद्युत की बात करी तब वहां पर विद्युत यानी कौन है? वहां पे आवेश है। विद्युत यानी कौन है? वहां पे आवेश है। अब विद्युत धारा की जब बात करें तो बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लेते हैं कि ये कोई नाड़ी या तालाब या कोई कुंड है जल का, इसमें जल एकत्रित है। क्या है इसके अंदर? जल है। मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई रास्ता देकर के यहां से एक नाली आगे ले जाए, तो जब तक ये अंदर था इसको हमने जल कहा, लेकिन जैसे जल यहां से बहना शुरू हो जाएगा और इस नाली के अंदर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो सामान्यतः इसको हम क्या कह सकते हैं? जल धारा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं ना। ठीक ऐसे ही मान लिया कोई पॉइंट है, ये कोई बिंदु ए है, यहां पर आवेश है यानी इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये वाले जो आवेश है ये एक बिंदु से चलना शुरू हो गए, किसी दूसरे बिंदु की तरफ जा रहे हैं, तो आवेशों का क्या शुरू हो गया? प्रवाह। आवेश चलना शुरू हो गए, आवेशों का गमन शुरू हो गया, आवेशों का प्रवाह शुरू हो गया। तो अब ये विद्युत नहीं रहेगी, अब ये क्या कह रहेगी? विद्युत धारा, जिसको हम आई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? लेकिन यह ध्यान ये देना है कि जो आवेश यहां से प्रवाहित हो रहे हैं वो समय के साथ कितने हो रहे हैं? आवेश जिसका मात्रक क्या बोला हमने? C। और आवेशों को लिखेंगे किसके द्वारा? Q के द्वारा। किसके द्वारा लिखेंगे?
जैसे विद्युत धारा को I से लिखा, आवेशों को किसके द्वारा लिखेंगे? Q के द्वारा। तो विद्युत धारा की जो उचित परिभाषा बनती है वो सुनिएगा, आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर। जब दर आता है तो साथ में समय जरूर आता है, तो समय के साथ में आवेश कितने बह रहे हैं वो विद्युत धारा कहलाती है। तो विद्युत धारा I बराबर आवेश बटा कौन होगा यहाँ पे? समय। आवेश बटा समय, क्योंकि समय के साथ में आवेश का मापन कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब यहां विद्युत धारा को I से लिखा, आवेश को किससे लिखा और समय को किससे लिखेंगे? T के द्वारा। तो ये किसका सूत्र हुआ? विद्युत धारा का। इस पार्ट के अंदर बहुत से फॉर्मूला आएंगे, याद रखने आपको। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला किसका आया? विद्युत धारा का, I बराबर Q बटे T। अब हम देखते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। जैसे आवेश को हम कूलाम के अंदर मापते हैं, ठीक ऐसे ही विद्युत धारा को किस में मापते हैं? तो यहां विद्युत धारा बराबर I बटे T, माफ करिएगा, विद्युत धारा बराबर Q बटे T। Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। T का मात्रक यहां क्या लेंगे हम? सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ? कूलाम बटे या कूलाम प्रति सेकंड। लेकिन सबसे पहले विद्युत धारा को जिस वैज्ञानिक ने परिभाषित किया उसका नाम एम्पियर था। क्या नाम था उसका? एम्पियर। इसलिए विद्युत धारा का जो मात्रक होगा, विद्युत धारा I का जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। क्या होगा वो मात्रक? एम्पियर, जिसको कभी यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं या किसके द्वारा लिख सकते हैं? एक के द्वारा। ठीक है ना? तो याद रखें, आवेश का मात्रक क्या बताया? कूलाम। विद्युत धारा का मात्रक क्या लिखना आपको? एम्पियर। आगे आता है कि विद्युत धारा को मापा किसके द्वारा जाता है? ऐसा कौन सा यंत्र या ऐसी कौन सी युक्ति होती है जिसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, जो ऑटोमेटिकली मापता है कि समय के साथ में कितने आवेश जा रहे हैं? तो उस युक्ति या उस घड़ी को हम कहते हैं अमीटर। क्या कहते हैं उसको? अमीटर वो वाली युक्ति होती है जो किसका मापन करती है? धारा का मापन करती है। कौन सी धारा? विद्युत धारा का मापन कौन करता है? अमीटर। एक और यंत्र है या युक्ति है गैल्वेनोमीटर। क्या है? गैल्वेनोमीटर। ये है धारावाही मापक यंत्र। ध्यान दें, ये धारा मापी है, ये धारावाही मापी है। फर्क है। ये तो बताता कितनी धारा जा रही है और ये बताता धारा जा रही है कि नहीं जा रही, बस धारा की उपस्थिति बताता है। कौन? गैल्वेनोमीटर। और अमीटर क्या बताता? धारा कितनी जा रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ शब्द पूछ लेते हैं परीक्षा के अंदर, क्योंकि इस पाठ के अंदर 3 एक-एक नंबर के प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता होना आवश्यक होती है। तो अभी हमने पढ़ा है विद्युत क्या है, और विद्युत के बाद में हमने पढ़ा विद्युत धारा क्या है, और विद्युत धारा से संबंधित हमने एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला पढ़ा है I बराबर Q बटे T। और यहां पर विद्युत धारा का मात्रक भी देखा हमने, क्या होता है? एम्पियर। और विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा करेंगे? अमीटर के द्वारा। प्रश्न आता है, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो। किसकी परिभाषा? 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर का मतलब क्या है समझे। I बराबर क्या होता है? Q बटे T। मान लेते हैं कि यहां पर Q भी 1 कूलाम है, T 1 सेकंड है। मान लें कि क्या Q बराबर कितना कूलाम ले लिया हमने? 1 कूलाम। T यानी समय ले लिया कितना सेकंड? 1 सेकंड।
तो I बराबर Q बटे T यानी 1/1 बराबर मान कितना आएगा? 1 एम्पियर। मान क्या आया? परिभाषा दीजिएगा। जब किसी परिपथ के अंदर एकांक कूलाम एकांक सेकंड में प्रवाहित हो, या यूं कह दें एकांक सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करें तो विद्युत धारा का मान कितना होता है? 1 एम्पियर। ठीक है ना। आगे टॉपिक आता है विभव तथा विभवांतर। टॉपिक क्या है आगे? विद्युत विभव तथा विभवांतर। ध्यान से समझिएगा, विद्युत विभव तथा विभवांतर क्या है? हमने देखा किसी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों यानी परमाणुओं से होता है। परमाणु के अंदर 2 आवेशित कण होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है। हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं विभव और विभवांतर की। ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कोई बिंदु A है और ये विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है। ये कैसा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र है। और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु है A। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि हम कोई अनंत क्षेत्र है, इससे बहुत दूर कोई क्षेत्र है यहां पर, और इस अनंत क्षेत्र के अंदर 1 कूलाम प्रोटॉन है। कौन है? 1 कूलाम इलेक्ट्रॉन की बात की थी हमने। ठीक वैसे 1 कूलाम प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तब तो ऋणावेशित है, प्रोटॉन की बात करेंगे तब क्या है? धनावेशित। तो 1 कूलाम प्रोटॉन है। इन प्रोटॉनों को हम कहां से लेके आ रहे हैं? अनंत से, इन्फिनिटिव। अनंत से इन 1 कूलाम आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ला रहे हैं। ध्यान से समझें इस चीज को। अनंत से किसी 1 कूलाम इलेक्ट्रॉन समूह को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जो ला रहे हैं, इन प्रोटॉनों के खिलाफ इस बिंदु के द्वारा कार्य किया जाएगा। ये वाला जो बिंदु है, इस पर जो पहले से अपना आवेश खुद का भी है, क्योंकि ये किस में स्थित है? विद्युत क्षेत्र में। तो 1 कूलाम प्रोटॉन को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाते समय जो कार्य किया जाता है, इसके द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा, वर्क किया जाएगा। उसी कार्य को हम क्या कहेंगे? इस बिंदु का विभव कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इस बिंदु का विभव कहते हैं। समझ रहे हो ना इस चीज को? विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु स्थित है, उस बिंदु पर हम अनंत से 1 कूलाम प्रोटॉन लेके आ रहे हैं, तो उन प्रोटॉनों के खिलाफ इस बिंदु के द्वारा कार्य किया जाएगा। और ये जो कार्य किया जा रहा है, इसी कार्य मान को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव जिसको हम V से लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं? V के द्वारा। किसके द्वारा? V के द्वारा। अब यहां पर हम यहां से यहां लाए क्या? आवेश क्या लेके आए, और इसके द्वारा उनके खिलाफ क्या किया गया? कार्य। तो विद्युत विभव V बराबर होगा कार्य बटा आवेश। क्या होगा? कार्य बटा आवेश। और कार्य को हम किसके द्वारा लिखते हैं? W के द्वारा। आवेश को किससे लिखते हैं? Q के द्वारा। तो विद्युत विभव V बराबर हो जाएगा W बटे Q। ये देखिएगा इस अध्याय का दूसरा सूत्र। मात्रक की बात करें तो W का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का मात्रक क्या बताया आपको? कूलाम। तो यहाँ पे विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम। लेकिन यदि हम बात करें कि इसकी जब सबसे पहले व्युत्पत्ति या इसको सबसे पहले परिभाषित वोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? इसलिए विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? तो हमने देखा कि सबसे पहले आवेश को हमने कूलाम मात्रक द्वारा मापा,
और आवेश को हमने Q के द्वारा लिखा, कूलाम को C के द्वारा लिखा। दूसरा घटक विद्युत धारा देखी, विद्युत धारा का सूत्र होता है Q/T और I के द्वारा विद्युत धारा को लिखेंगे और I यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, एम्पियर को किससे लिखा A के द्वारा। तीसरा घटक आया विद्युत विभव V, V को हम विद्युत विभव V जिसका सूत्र होता है कार्य बटा आवेश यानी W/Q और इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होगा। क्या होगा वोल्ट। तो ये तो किसी बिंदु का विद्युत विभव हो गया। लेकिन अब यदि हम बात करें विभवांतर की, किसकी बात करें, तो नाम से पता चल रहा है विभवांतर यानी विभव में अंतर, विभव में अंतर। समझे भैया कि जब हम अनंत से किसी एक कूलाम आवेश समूह को यदि हम एक विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर लेके आते हैं तब इस बिंदु के द्वारा जो इसके विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा उसको तो हमने क्या कह दिया विद्युत विभव इस बिंदु का। लेकिन इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक और बिंदु स्थित है, मान लिया B है, इसका भी तो अपना एक विद्युत विभव होगा ना। भाई जब इस आवेश के समूह को इस बिंदु के ऊपर लेकर आएंगे तो इसके द्वारा इसके खिलाफ जो कार्य होगा वो इसका विभव होगा। मान लेते हैं इसका विद्युत विभव V है, इसका विद्युत विभव V2 है। लेकिन विभवांतर की बात करें तब क्या कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से एक कूलाम प्रोटॉनों को उसी विद्युत क्षेत्र के किसी दूसरे बिंदु पर जब लाते हैं तब इन दोनों बिंदुओं के द्वारा यानी इसके खिलाफ इसके विरुद्ध कार्य किया जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं के जो विभव में अंतर होगा उसको हम क्या कहेंगे विभवांतर। क्या कहेंगे विभवांतर। समझ गए ना। एक प्रश्न आता है 1 वोल्ट को परिभाषित करो। किसको परिभाषित करो 1 वोल्ट को। ठीक वैसे ही जैसे 1 एम्पियर को परिभाषित किया था हमने। 1 एम्पियर की परिभाषा करने के लिए हमने क्या किया Q को भी 1 लिया, T को भी। तो कई बार प्रश्न आता है 1 वोल्ट को परिभाषित करो या 1 वोल्ट की परिभाषा दो। जिस प्रकार से हमने विद्युत धारा के अंदर 1 एम्पियर की जो परिभाषा दी थी इसके लिए हमने क्या किया था Q को भी 1 कूलाम लिया और समय T को हमने कितना लिया 1 सेकंड। तो 1 एम्पियर की परिभाषा आई कि एकांक कूलाम आवेश को एकांक सेकंड तक प्रवाहित करे तो विद्युत धारा का मान क्या होगा 1 एम्पियर। ठीक ऐसे ही यदि हम W का मान कितना ले लें 1 जूल और Q का मान कितना ले लें 1 कूलाम, तो यहाँ पे V का मान क्या आएगा 1 वोल्ट। परिभाषा क्या होगी कि यदि 1 कूलाम आवेश के विरुद्ध 1 जूल कार्य हो तो वहां विद्युत विभव का मान क्या होगा 1 वोल्ट। मैं वापस लिख रहा हूं I बराबर Q/T, मात्रक मैंने आपको बता दिया क्या है एम्पियर। दूसरा हमने सूत्र V का पढ़ा, V बराबर W/Q, मात्रक V हमने देख लिया क्या है मात्रक वोल्ट। ठीक है ना। तो 2 फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर इस पार्ट के अंदर फिलहाल पढ़े हैं। आगे एक छोटा सा टॉपिक आता परिपथ। क्या आता है टॉपिक परिपथ, जिसको हम कहते हैं सर्किट। क्या कहते हैं सर्किट। परिपथ, परिपथ किसको कहते हैं। जो हम विद्युत धारा की बात करें इस विद्युत धारा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते समय कई सारी युक्तियों के अंदर से होकर के गुजरना पड़ता है और वो जो विद्युत धारा है कहीं ना कहीं से स्रोत से आ रही होती है। तो वह पथ जिसके अंदर विद्युत धारा बह रही है उसको हम परिपथ कहेंगे। और जैसे कि मान लिया हम यहाँ पर कई सारी युक्तियों की बात करें तो यहाँ पर परिपथ को समझने के पहले हम थोड़ी युक्तियों की बात कर लेते हैं। युक्तियां, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे पहली युक्ति आती है उसको हम कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं बैटरी। वह युक्ति होती है जो विद्युत धारा को प्रोडक्ट करती है, उसको उत्पादित करती है और वही स्रोत होता है जहां से विद्युत धारा गमन करती है, चालू होती है, वहां से रवाना होती है। और बैटरी को हम किसके द्वारा लिखेंगे B के द्वारा। बैटरी का जो संकेतांक होगा वो इस प्रकार का होगा, जो बड़ा है लाइन यहाँ पे नजर आ रही है ये इसका धनाग्र सिरा है, प्लस है पॉजिटिव, और जो छोटी लाइन दिख रही है किसका है नेगेटिव पॉइंट है। आपने कभी किसी सेल या बैटरी को देखा होगा, कुछ इस प्रकार का होता है, इधर की तरफ प्लस लिखा होता है इधर माइनस लिखा होता है, देखा है ना।
ठीक ऐसे ही आपने जो बड़ी बैटरी देखी जो ट्रैक्टर या गाड़ियों के अंदर डालते हैं, यहाँ पे एक प्लस होता है, एक क्या होता है, तो यहाँ पर बैटरी का ये चित्र तो हम बना नहीं सकते परिपथ के अंदर, तो हम ऐसा संकेतांक बनाएंगे जो यह बताएगा कि ये अपने आप में क्या है, बैटरी है। क्या है? दूसरा संकेतक आता है कि यहाँ पर जो विद्युत धारा वो कहीं ना कहीं से जब यहां से निकलती है तो वहां जहां जाएगी, जिस जहां पर उसका यूज लेना है, तो वहां तक जाने के लिए इसको कोई ना कोई संयोजक तार चाहिए, जिसको हम कहते हैं चालक तार। क्या कहते हैं? तांबे का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, किसी न किसी धातु का होगा। चालक तार को हम एक सीधी लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। अगला आता है बल्ब। सामान्यतः ज्यादातर हम इस युक्ति को यूज में लेंगे यहाँ पर परिपथ को बनाते समय। हालांकि बल्ब जैसी और भी कई सारी युक्तियां हैं, जैसे कि हीटर है, फ्रीज है, टीवी है, लेकिन हम यहाँ पर सामान्यतः बल्ब के रूप में युक्ति को लेंगे और बल्ब के लिए हम इस प्रकार का संकेतांक दर्शाते हैं। ये चित्र देख रहे हो आप, ये किसका संकेत है? बल्ब का। बल्ब के अंदर जो कमानी लगी होती है वो कमानी का यहाँ पर साइन हो गया। नेक्स्ट चौथी युक्ति आती है जिसको हम कहते हैं अमीटर। क्या कहते हैं? बताया था अभी मैंने आपको। अमीटर किस लिए यूज आती है? धारा को मापने के लिए। अमीटर को बताने के लिए हम कुछ इस प्रकार का चिन्ह देते हैं। यहाँ पर हमने गोले के अंदर ए लिखा, यानी ये वो घड़ी है जो धारा का मापन करती है। और मापन किस में करती है? एम्पियर के अंदर। आप देखते हैं ना घरों के अंदर विद्युत आती कितने एम्पियर धारा बह रही है ना। एम्पियर का मतलब एक सेकंड के अंदर, जैसे कि 50 एम्पियर बता रही है, यानी एक सेकंड में 50 कूलम आगे जा रहे हैं। अगली पांचवी युक्ति आती है वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर, जिसको हम सामान्यतः इस प्रकार से दर्शाएंगे। यहाँ पर इसका भी ये प्लस से जुड़ा हुआ सिरा, इसका नेगेटिव से जुड़ा हुआ, ये प्लस से जुड़ा हुआ, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ। वोल्ट मीटर क्या है? विभव मापन। क्या है? जिस प्रकार से धारा को मापने के लिए अमीटर होता है, वैसे ही विभव को मापने के लिए क्या होता है? वोल्ट मीटर। ये बताता कितने वोल्टेज विद्युत आ रही है। बताते हैं ना घरों में लगे हुए, जैसे कि 250 250 वोल्ट बता रहा है, यानी हमारा जो घर का विद्युत परिपथ का जो जाल है वो कितने वोल्टेज की लाइन से जुड़ा हुआ है? 250 वोल्टेज की। अगली युक्ति की बात करें तो यहाँ पर एक और युक्ति की हम चर्चा कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं धारा नियंत्रक। क्या है? धारा को नियंत्रण करने वाली युक्ति, जिसको हम सामान्यतः इस प्रकार के चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। एक और हम युक्ति की बात कर लेते हैं, यहाँ पर प्रतिरोध। आगे चर्चा करेंगे प्रतिरोध क्या होता है, विस्तारित रूप से इसको पढ़ेंगे। प्रतिरोध को हम इस प्रकार से झिकझैक की लाइन के अंदर दर्शाएंगे। इस प्रकार से कई सारी युक्तियां होती है जो परिपथ के अंदर 100 की जाती है, और इन युक्तियों का जो मिला हुआ रूप है उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ, जिसके अंदर महत्वपूर्ण रूप से हम इन सारी युक्तियों को दर्शाएंगे। एक और युक्ति की बात आती है जिसको हम कहते हैं स्विच। क्या कहते हैं? या कुंजी। स्विच या कुंजी, ध्यान दें इधर, स्विच या कुंजी, जिसके द्वारा आगे सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कुंजी इस प्रकार के चिन्ह के द्वारा दर्शाई जाती है। यहां पर इसके अंदर मैंने बिंदी नहीं बनाई, इसके अंदर क्या बनाई? ये वाली जो कुंजी है वो क्या है? ऑफ है, और ये वाली कुंजी ऑन है। ठीक है ना। अब देखो मैं परिपथ का चित्र बना रहा हूं। सबसे पहले यहां पर किसको शो कर दिया मैंने? बैटरी को। किसको शो कर दिया? आगे मैंने यहां पर कुंजी शो कर दी। आगे आ जाता है यहां पर मैंने बल्ब लगा दिया। लग गया ना बल्ब, है? आगे आ जाता है यहां पर मैंने धारा नियंत्रक भी लगा दिया, और इस प्रकार से मैंने इस परिपथ को कंप्लीट कर दिया। कितनी युक्तियां लगाई अंदर? बैटरी 1, चालक तार 2, कुंजी 3, बल्ब 4, धारा नियंत्रक 5। ठीक है ना। अब यहां पर जैसे ही हम कुंजी को स्टार्ट ऑन करेंगे, ऑन करते यहां से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। धारा का हमेशा प्रवाह किधर होगा? प्लस से माइनस की तरफ, प्रोटॉनों का गमन। और प्रोटॉनों का गमन का जस्ट उल्टा होता है इलेक्ट्रॉनों का गमन। इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे माइनस से प्लस की तरफ, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन यहां पर धारा का प्रवाह किधर होगा? प्लस से जिधर धारा जाती है, जैसे कि धारा इधर की तरफ जा रही है,
तो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में जाते हैं। याद रखना इस चीज को। आगे हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर इस घटना का उपयोगिता आपको लगेगी। समझ गए हैं ना? अब चलिए आप बोलोगे सर इसमें कितनी धारा बह रही है? जब तक कुंजी ऑफ थी तब तक मैंने तीर का निशान नहीं बनाया था ना, क्योंकि धारा बह ही नहीं रही है। अब ऑन कर दी, धारा बह रही है। अब आप पूछोगे इसमें सब कितनी धारा बह रही है, ये कैसे पता चला है? तो इसका पता लगाने के लिए हमें क्या जोड़ना होगा? अमीटर। अमीटर कहां जुड़ता है? अमीटर इसी लाइन के अंदर जुड़ता है। जैसे यहां पर हमने अमीटर लगा दिया, अमीटर बताएगा कि इस बैटरी के द्वारा कितने एम्पियर की धारा बह रही है। अब आप कहोगे सर इस बैटरी का कितना वोल्टेज है, विभव कितना है इसका, इसके दोनों सिरों के बीच में विभव अंतर कितना है, ताकि वो धारा दे रहा आगे। तो इसके वोल्टता को मापने के लिए वोल्ट मीटर कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। यहां पे क्या लगाया हमने? वोल्ट मीटर। ध्यान से समझना, वोल्ट मीटर हमेशा बैटरी के पार्श्व क्रम में लगता है। किस क्रम में लगता है? पार्श्व या समांतर। ये पार्श्व समांतर क्या होते हैं पढ़ेंगे इसी पाठ के अंदर। और जो अमीटर है हमेशा उसी लाइन के अंदर लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं? क्लियर है ना? तो विद्युत परिपथ की बात आ गई और युक्तियों की बात आ गई, और युक्तियों को किन किन संकेतांकों के द्वारा दर्शाया जाता है इनकी भी बात आ चुकी है। आगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है इस पाठ का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और उस टॉपिक की हम बात करें तो अगला टॉपिक है ओम का नियम। क्या है टॉपिक? ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम, ओम ने क्या कहा जरा एक बार विचार करिएगा। हमने दो महत्वपूर्ण घटकों की चर्चा की है। पहली हमने घटक विद्युत धारा को देखा। विद्युत धारा का सूत्र बोलिएगा वापस, क्या बताया था मैंने? I बराबर Q बटे T। दूसरा घटक विद्युत विभव बताया, V का सूत्र क्या बताया? W बटे Q। याद है ना? अब यहां पर हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं। जैसे अभी परिपथ की बात की थी, मैं एग्जांपल के लिए मान रहा हूं कि मैंने कोई परिपथ लिया और इस परिपथ के अंदर मैंने कोई बैटरी लगाई और इसके यहाँ पर वोल्ट मीटर पार्श्वक्रम में लगा करके मैंने इसका विभव भी माप लिया। एग्जांपल के लिए इसका विभव है 6 वोल्ट। कितना है? 6 वोल्ट। और इसके आगे हम धारा का प्रवाह भी चालू करते हैं, कुंजी को ऑन कर दिया और आगे मैंने अमीटर लगाया और अमीटर लगा के मान लेते हैं कि हम धारा का यहाँ पर मापन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे धारा का मापन किया, कितनी धारा दिखी? 2 एम्पियर मान लेते हैं, ठीक है ना? अब हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया। क्या मॉडिफिकेशन किया? कि यहां पर एक बैटरी की जगह हम 2 बैटरी लगाते हैं। कितनी बैटरी लगाते हैं? जिसको हम कहते हैं संयोजक बैटरी। क्या कहते हैं? आपने टॉर्च के अंदर देखते हैं ना, रेडियो के अंदर एक सेल डाला और उसके पीछे एक और सेल डालते हैं ना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ऐसे जुड़ता रहता है आगे। तो यहां पर एक बैटरी थी, ये हो ही चुकी है। चलो ये एक बैटरी और लगा दी ना, इसको हम संयोजक बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक और ये 2। एक बैटरी का वोल्टेज हमने 6 वोल्ट मापा था, यहाँ 2 लगा दी 6 वोल्ट की, तो टोटल कितने वोल्ट हो गए? 12। और 12 वोल्ट करके मैंने उसी परिपथ को रखा, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, केवल और केवल मैंने बैटरी डबल की है। और जैसे धारा का मापन करूंगा तो जब 6 वोल्ट था तब धारा कितनी दिखी हमें? अब जैसे ही 12 वोल्ट लगाऊंगा तब मुझे धारा का मान प्राप्त होगा कितने एम्पियर? 4 एम्पियर। मैंने वोल्टेज डबल किया, धारा भी क्या होगी? डबल हो गई। फॉर एग्जाम्पल हमने इसी प्रकार की एक और बैटरी लगा दी, चली गई, ये एक और बैटरी लगा दी हमने, ठीक है ना? तो अब कितने वोल्टेज हो गए बताइएगा जरा? 18। तो जब 6 था 2 एम्पियर था, जब 12 किया कितने एम्पियर हुआ? और जैसे ही हमने 3 गुना वोल्टेज दिया तो यहाँ पे धारा भी कितने गुना हो गई? 3 गुना होगी। तो 18 वोल्ट करते ही धारा कितनी होगी? धारा कितनी होगी? 6 एम्पियर। तो क्या देख रहे हो आप? किसी परिपथ के अंदर जिस प्रकार से हम विभव को बढ़ाते जाते हैं, ठीक वैसे ही उसी अनुपात के अंदर धारा का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
समझे इस चीज को। मान लेते हैं कि हम ग्राफ बनाते हैं, ये वाला ग्राफ जिसमें इधर एक्स अक्ष को हमने ले लिया विभव और हमने वाई अक्ष को ले लिया धारा। देखिएगा यहाँ 0 है, ये मान लेते हैं यहाँ पर 6, 12, 18, इधर की तरफ ले लेते हैं 2, 4, ये पैमाना ले लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो जब 6 था तब कितना था, धारा कितनी थी 2 एम्पियर। 12 करी तब धारा कितनी आई 4 एम्पियर। 18 वोल्ट किया तब धारा कितनी आई 6। और जब अब आप बताओ 24 करेंगे तब धारा कितनी आ जाएगी भाई, 4 गुना करेंगे वोल्टेज तो धारा भी 4 गुना हो जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना। किन के मध्य ग्राफ बनाया हमने, V और I के मध्य। बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई लाइन दिख रही है ना आपको। और इस प्रकार का ग्राफ केवल और केवल तभी बनता है जब ये दोनों राशियां समान अनुपात में होती है। समान अनुपात का मतलब है कि एक राशि को यदि हम बढ़ाएं तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती है, उसी अनुपात में। 6 और 2 का अनुपात क्या हो जाएगा 3 अनुपात 12 और 4 का अनुपात क्या होगा 3 अनुपात 6 और 18 का अनुपात भी क्या होगा 3 अनुपात, वही अनुपात आ रहा है ना भाई। 2 तिये 6, 4 तिये 12, 6 तिये 18। तो यहां पर हमने देखा कि इस प्रकार का ग्राफ आया। इसका मतलब यह है कि जो V है पहली राशि और दूसरी राशि I है, ये दोनों एक दूसरे के किस अनुपात में है, समान अनुपात में। किस अनुपात में है, समानुपाती है। किसमें है, समानुपाती। ये चिन्ह समानुपाती का है। और ये चीज सबसे पहले किसने बताई थी, ओम ने। किसने बताई थी, क्या परिभाषा लिखेंगे इसमें, ओम के नियम में। किसी परिपथ का विद्युत विभव V, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I एक दूसरे की क्या होती है, समानुपाती। जिस अनुपात में हम V बढ़ाएंगे उसी अनुपात में कौन बढ़ेगा, I बढ़ेगा। और हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल तौर पर इस चीज को समझा भी है। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लेते हैं कि हमने सबसे पहले 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, 2 एम्पीयर की धारा बही, और अगली बार हमने इसको डबल किया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 2 की जगह 4 एम्पीयर होनी चाहिए, डबल की, ये भी डबल होनी चाहिए ना, डबल हुई नहीं, इसका मान 3 एम्पीयर ही है। तो मामला तो ओम के नियम के विरुद्ध हुआ ना। ओम तो कह रहा समान अनुपात में होगा मामला, यहाँ तो हो नहीं रहा है। ये 2 और 6 का अनुपात 3 अनुपात 1 है, यहाँ पे तो 3 अनुपात 1 नहीं, यहाँ तो क्या है 4 अनुपात, तो वो अनुपात नहीं रहा क्या। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ ओम के नियम का विरोध हो रहा, बिल्कुल विरोध नहीं हो रहा है। इसका भी समाधान ओम ने बताया था। शायद कि जब आपने 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी, हो सकता है आपने इस परिपथ के अंदर जोड़े गए तार की लंबाई को आपने चेंज कर दिया हो, लंबाई को कम ज्यादा कर दी। हो सकता है आपने जो तार जो पहले जिस धातु का यूज ले रहे थे, अब शायद किसी अन्य धातु का आपने लगा दिया हो सकता है उसके चालक तार की प्रकृति में चेंजेस कर दिया है। हो सकता है चालक तार जो पहले लगा था उसकी जो मोटाई थी, अब जो मोटाई है उसमें आपने चेंजेस कर दिया हो सकता है पहले का जो तार लगाया गया उसका तापमान और अब जो तार लगाया उसके तापमान में क्या हो, फर्क हो। तो कुछ ना कुछ जरूर बैटरी को चेंज करने के साथ में आपने जरूर कुछ अन्य घटक को भी चेंज किया है, नहीं तो ये अनुपात यहां बिगड़ता नहीं। तो यहां ओम ने कहा कि V समानुपाती I होता है जब यहां समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं। कौन सा चिन्ह आता है, बराबर का, और बराबर का चिन्ह आते यहां पर एक और तीसरा घटक आ जाता है जिसको हम R से लिखेंगे, और यहां सूत्र बन जाता V बराबर R गुणा I, या कहते हैं V बराबर I गुणा R। यहां आप अब बोलोगे कि सर ये R क्या है, R है उस चालक तार का प्रतिरोध, उस परिपथ का प्रतिरोध। R क्या है, परिपथ का प्रतिरोध या उस चालक तार का प्रतिरोध। प्रतिरोध का सामान्य अर्थ होता है बाधा।
दूसरा अर्थ होता है व्यवधान, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस से ही यहाँ अक्सर क्या आया? आर। अब यहां पर हम प्रतिरोध की बात करें तो जरूर यहां पर जब डबल बैटरी की थी तब यहां धारा 4 एम्पीयर की बजाय 3 एम्पीयर हुई। इसका मतलब पहले प्रतिरोध कम था, अब हमने प्रतिरोध ज्यादा कर दिया, इसलिए धारा का मान क्या हो गया? कम। बाधा ज्यादा हो गई आवेशों को प्रवाह के अंदर। तो किसी चालक तार का जो परिपथ है, किसी परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के सामने जो बाधा आती है, जो व्यवधान आता है, जो रुकावट आती है, उसी रुकावट, उसी व्यवधान या उसी बाधा को हम क्या कहते हैं? उस परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ का प्रतिरोध। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा क्या होगी? कम। और बाधा यदि कम होगी तो धारा का मान क्या होगा? ज्यादा। सीधी सी बात है भाई, आप जब दौड़ते हो, आपके दौड़ने की स्पीड है, एक खुली सड़क पर अच्छी रहेगी और भीड़ भड़ाके वाली गली में क्या रहेगी? मुश्किल रहेगी ना, धीरे रहेगी स्पीड। तो जब हम किसी परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रतिरोध यानी बाधा यानी व्यवधान यानी रुकावट ज्यादा है तो धारा का मान क्या होगा? कम। और बाधा यदि कम है तो धारा का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। हो सकता है यहां पर कुछ रुकावट ज्यादा आ गई हो, इसलिए यहां पर 4 एम्पीयर की बजाय धारा कितने एम्पीयर दिखी अपने को? 3 एम्पीयर। अब यहां प्रतिरोध R है जिसका फॉर्मूला यहीं से निकल जाता है। R का यदि फॉर्मूला देखें, इधर देखिएगा, R बराबर यहाँ I गुणा में है, इधर की तरफ आएगा तो किसमें आएगा? भाग के अंदर। तो इस पार्ट का ये तीसरा फॉर्मूला आता, प्रतिरोध R बराबर V बटे I। V का मात्रक बताया आपको क्या? I का मात्रक बताया क्या? एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ? वोल्ट प्रति एम्पियर। लेकिन सबसे पहले R को परिभाषित किसने किया? ओम ने। इसलिए R का मात्रक क्या होगा? ओम। R का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। ओम को हम कुछ इस प्रकार के साइन के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है ना? तो चालक तार का जो परिपथ है, उस परिपथ के अंदर जो बाधा या व्यवधान है, जिसको हमने R से लिखा, जिसको हमने प्रतिरोध कहा, यह प्रतिरोध उस धारा के मान को प्रभावित करता है। प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा का मान कम होगा, प्रतिरोध कम है तो धारा का मान ज्यादा होगा। हम यहाँ इस सूत्र से भी समझ सकते हैं, इस सूत्र से भी समझ सकते हैं। इस सूत्र से भी I का सूत्र बना है, I बराबर क्या होगा? V बटे R का मान ज्यादा होगा तो बड़ी राशि से इसमें भाग जाएगा, तो R का मान, I का मान कम आएगा। R का मान कम होगा तो छोटी राशि से इसमें भाग जाएगा, तो I का मान क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अब ये जो प्रतिरोध है, ये ऐसे कौन कौन से घटक या ऐसे कौन से कारक होते हैं जिन पर ये निर्भर करता है? हमने परिपथ लगाया, पहला परिपथ देखा, मान लिया 6 वोल्ट की बैटरी और धारा वही 2 एम्पीयर की। दूसरा परिपथ हमने लिया, वहां भी 6 वोल्ट की बैटरी, धारा 1 एम्पीयर आ रही है। दोनों ही परिपथों के अंदर हमने बैटरी बराबर वोल्टेज की लगाई, फिर भी धारा का मान अलग क्यों? इसका मतलब दोनों परिपथों के चालक तार की प्रकृति अलग हो सकती है, लंबाई अलग हो सकती है, मोटाई अलग हो सकती है, ताप अलग हो सकता है। तो चालक तार का जो प्रतिरोध है, चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, कि वो कौन कौन से कारक होते हैं जो किसको प्रभावित करते हैं? प्रतिरोध को। सबसे पहला कारक आता है चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई, जिसको हम लेंथ कहते हैं, इसलिए इसको किससे लिखेंगे? L के द्वारा। समझिएगा, चालक तार का जितनी ज्यादा लंबाई होगी, बाधा उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा दूरी तक जाना पड़ेगा। किसको? आवेश को। जितनी ज्यादा दूरी तक जाएगा तो बहुत ज्यादा बाधाओं का पार करना पड़ेगा ना, तो धारा का मान कम हो जाएगा। तो R है ना, वो लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है। तो R और L क्या है? आपस में समानुपाती। L बढ़ेगा यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा। दूसरा है
चालक तार की मोटाई पर, मोटाई या इसको हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट पर। देखिएगा, सपोज करें दो हमारे पास में चालक तार है, एक की मोटाई कुछ इस प्रकार से नजर आ रही है, एक की मोटाई हमें कुछ इस प्रकार से नजर आ रही है। जो अनुप्रस्थ काट है अपने को सामने से वृत्ताकार रूप में दिखेगा। इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या r2 है। अब आप बताइएगा इन दोनों में जब मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए आगे इसके अंदर इसको चौड़ा रास्ता मिल रहा है और इसके अंदर इसको संकरा रास्ता मिल रहा है, ज्यादा आसानी किसमें रहेगी, R2 त्रिज्या वाले में या R1 वाले में? R2 वाले में चौड़ा रास्ता मिल रहा है, आसानी से जाएगा। यानी यहाँ पर बाधा क्या होगी, कम। यहाँ पर बाधा क्या होगी, कहने का मतलब बाधा का मतलब क्या, प्रतिरोध। बाधा का मतलब क्या, प्रतिरोध। तो अनुप्रस्थ काट ज्यादा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या है, कम। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध क्या है, ज्यादा। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ा, लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घटा। लेकिन यहाँ कुछ अलग होता है, जो चालक तार का अनुप्रस्थ काट होता है वो बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है, वो बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है। तो R समानुपाती 1/a, R समानुपाती 1/a, यानी इसको हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। लंबाई के तो क्या होता है, समानुपाती। और अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को मिला लो, R समानुपाती है किसके, L के, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, A के। दोनों को मिला लिया, R समानुपाती है L/A। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो तीसरा कारक और आता है, बताया था ना आपको, V समानुपाती I। तो V बराबर क्या हुआ, R गुणा I। ठीक ऐसे यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक अन्य और आ जाएगी राशि जिसको हम कहेंगे रो। क्या बोलेंगे इसको, रो गुणा L/A। यहां अब आप पूछो कि ये वाला क्या है, रो कहां से आया, R है उसको तो हमने क्या कहा, चालक तार का प्रतिरोध। यहां जो ये रो आया है ना, ये है चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है ये, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं इसको, प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र प्राप्त करो जरा। ये राशि गुणा वाली भाग में भेज दो, भाग वाली को कहां भेज दो, गुणा में। तो रो बराबर हो जाएगा R गुणा A/, क्या हो जाएगा, L। मात्रक निकालो जरा, R का मात्रक क्या होता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। 1 मीटर से ये मीटर स्क्वायर का 1 कट गया, आगे क्या रहेगा, ओम गुणा मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम गुणा मीटर। तो यहां कुल मिलाकर के इस पाठ के अंदर हमने फिलहाल 4 फॉर्मूलाज देख लिए हैं। एक बार वापस रिपीट करता हूं। सबसे पहले विद्युत धारा I बराबर क्या फॉर्मूला देखा, Q/T। मात्रक बोलो क्या है, एम्पियर। दूसरा देखा विद्युत विभव V, सूत्र क्या बताया आपको, W/Q। मात्रक क्या बताया, वोल्ट। तीसरा हमने देखा ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध R का सूत्र क्या देखा, V/I। मात्रक क्या देखा, ओम। चौथा हमें प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है R गुणा A/L। मात्रक क्या बताया, ओम गुणा मीटर। हो गए सारे 4 फॉर्मूले देखे हमने महत्वपूर्ण। आगे आते हैं, तीसरा जो कारक प्रतिरोध को प्रभावित करता है वो आता है चालक तार की प्रकृति पर। चालक तार की प्रकृति कि वो वाला चालक तार किस धातु का बना है, चालक तार किस
धातु का बना है। यहाँ महत्वपूर्ण रूप से हम जिन ज्यादा प्रचलित धातु होते हैं जिनके तार हम देखते हैं उनकी यदि बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चांदी, प्रतीक क्या है Ag। दूसरा हम बात कर लेते हैं तांबा जिसका प्रतीक क्या है Cu। तीसरी बात कर ले हम एल्यूमिनियम की, प्रतीक क्या है Al। और चौथा धातु जिसकी हम बात कर लेते हैं क्या है लोहा, प्रतीक क्या है Fe। समझिएगा यहां सबसे कम प्रतिरोध किसका है चांदी का, चांदी से थोड़ा ज्यादा किसका है तांबे का, तांबे से थोड़ा ज्यादा किसका है एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम से भी ज्यादा किसका है। यदि इन चार धातुओं की बात करें तो सबसे कम प्रतिरोध किसका चांदी का। कहने का मतलब यदि हम कोई परिपथ बनाएं और उस परिपथ की अंदर हम बराबर मोटाई का तार रखें, बराबर लंबाई का तार रखें, बराबर विभव की बैटरी लगाएं और चार परिपथ बनाए, एक परिपथ में तो चांदी का तार लगाया, एक में तांबे का लगाया, एक में एल्यूमिनियम का लगाया, एक में लोहे का लगाया, तो आप वहां देखोगे कि यहाँ चांदी के तार वाले परिपथ के अंदर सबसे ज्यादा धारा बहेगी क्योंकि बाधा क्या है इसमें सबसे कम है, उससे थोड़ी कम बहेगी लेकिन इन दोनों से ज्यादा बहेगी किसमें तांबे वाले परिपथ में, इससे थोड़ी कम बहेगी इसमें लेकिन लोहे वाले से ज्यादा बहेगी किसमें एल्यूमिनियम वाले परिपथ में। और सबसे कम धारा का मान किसमें दिखेगा लोहे वाले में क्योंकि लोहे का प्रतिरोध इन बाकी तीन से क्या है ज्यादा है। आगे एक और प्रभावित करने वाला कारक आता है चालक तार के तापमान पर। चालक तार के ताप पर समझे, यदि चालक तार का तापमान ज्यादा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा और चालक तार का यदि तापमान कम है तो प्रतिरोध भी क्या होगा कम होगा। बस इतना याद रखना आपको क्योंकि जब तापमान बढ़ाते हैं तो उसके अंदर के जो कण होते हैं उनकी गति बढ़ जाती है और वो वाले जब अंदर के इलेक्ट्रॉन या कणों की जब गति बढ़ जाती है तो आवेश वाले जो कण होते हैं उनको आगे चलने में समस्या पैदा करते हैं क्योंकि वो उसके सामने टक्करें करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे और रुकावट यानी बाधा। आगे आते हैं हम अगला टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन। टॉपिक क्या है प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए हमने चालक तार के उन सारे कारकों की बात की जो प्रभावित करते हैं लंबाई, मोटाई, चालक तार की धात्विक प्रकृति, तापमान। तो हम कोई ऐसा एक परिपथ की कल्पना करते हैं जिस परिपथ के अंदर एक ही परिपथ के अंदर अलग अलग धातुओं के तार लगा दे, एक ही परिपथ के अंदर अलग अलग मोटाई के तार लगा दे तो अलग अलग क्या होंगे प्रतिरोध हो गए। भाई अलग मोटाई यानी अलग प्रतिरोध, अलग धातु यानी अलग प्रतिरोध। तो हम यहाँ पर तीन प्रतिरोधों की बात कर लेते हैं। मान लिया ये पहला प्रतिरोध है जिसको हमने R1 कहा, ये दूसरा प्रतिरोध है जिसको हमने R2 कहा, ये तीसरा प्रतिरोध है जिसको हमने क्या कहा R3। अब इन तीन प्रतिरोधों की बात हम कर रहे हैं जो परिपथ के अंदर लगे हैं। हम उस परिपथ के अंदर किस प्रकार से लगाएं कि यहां इन तीन की जगह मान लेते हैं एक ही है, पूरा कंप्लीटली एक ही प्रतिरोध है तो वो प्रतिरोध कितना होगा जिसको हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो संयोजन यहाँ पर दो ढंग से किया जाएगा। पहला जो संयोजन है वो कैसा संयोजन है श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी का मतलब होता है सीधी श्रृंखला के अंदर, समझे। ये बैटरी, इस बैटरी का आगे ये हमने लगा दी क्या कुंजी, इसके आगे हमने लगा दिया क्या अमीटर। अब आगे हमने पहला प्रतिरोध लगाया R1, इसके आगे लगाया R2, इसके आगे लगाया R3। कितने प्रतिरोधों को जोड़ लिया हमने तीनों प्रतिरोधों को जोड़ लिया और एक ही लाइन में जोड़ा। एक ही लाइन यानी कैसा क्रम श्रेणी क्रम। और यहाँ पे हमने ये वोल्टमीटर लगा करके इसका विभव भी मापा है जो भी आया है। अब यहां से जैसे कुंजी को ऑन करेंगे यहां से धारा प्रवाहित होना शुरू होगी। मान लेते हैं कि ये जो एमीटर है वो धारा बता रहा है कितनी कितनी बता रहा है आई बता रहा है। क्या बता रहा है धारा आई। ये वाली धारा सबसे पहले किससे गुजरेगी
R1 से, फिर किससे गुजरेगी R2 से, फिर किससे गुजरेगी R3 से। अब हम बात करें यहाँ R1 का विभव, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो विभव मापने के लिए जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा समांतर क्रम में लगता है। आई तो इन तीनों की समान होगी, इसकी भी आई है, इसकी भी आई है, इसकी भी आई है, लेकिन इसका वोल्टेज है वो V1 होगा। R2 का जो विभव है वो क्या होगा V2 होगा। R3 का जो विभव है वो क्या होगा V3 होगा। तीनों का विभव अलग होगा, धारा क्या होगी समान। अब यहां मान लेते हैं कि यहां 3 प्रतिरोध है ही नहीं, एक ही प्रतिरोध है, तो कितना होगा। तो जब यहां पर हम उस तुल्य प्रतिरोध की गणना करना चाहें तो यहां लिखेंगे श्रेणी क्रम, प्रश्न आता है इसका, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, यानी टोटल प्रतिरोध क्या होगा। मान लेते हैं R1 R2 R3 है ही नहीं, एक ही प्रतिरोध R है, तो वो कितना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इस तुल्य प्रतिरोध के सूत्र की अपने को स्थापना करनी है। तुल्य प्रतिरोध R की उत्पत्ति या R की व्युत्पत्ति हम यहां पर एक सूत्र स्थापित करेंगे। कैसे करना देखो, इधर आप सभी को पता है, चूंकि V बराबर क्या होता है I गुणा होता है ना, बताया था ओम के नियम के अंदर। अब जब यहां आते हैं सबसे पहले, यहां V नहीं है, यहां क्या है V1 है, क्या है V1 है। तो V1 बराबर I गुणा R होता है ना V का मान, तो यहां I है और R नहीं है, क्या है R1 है। तो V बराबर हो जाएगा I गुणा R1। समीकरण नंबर कितना दे दिया 1। ठीक इसी प्रकार से V2 की बात करें तो जब V2 पर आएंगे तब धारा तो यहां पर भी आई है, लेकिन प्रतिरोध क्या है R2 है। तो V2 बराबर क्या होगा I गुणा R2, समीकरण नंबर 2। अब जब हम बात करेंगे V3 की, यहां V3 है, V3 की जगह धारा I है और प्रतिरोध क्या है R3। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया 4 प्रतिरोध होते तो वही चीज आगे आती, V4 बराबर I गुणा R4, लेकिन 3 ही काफी है। अब समीकरण 1 2 3 को हम जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने तीनों समीकरणों को जोड़ो तो इधर लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ गई और उधर की तरफ राइट हैंड साइड से जुड़ेगी। तो I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब आगे देखो, हमने खुद ने देखा यहां पर टोटल जो वोल्टेज था वो क्या था V, वही विभक्त हुआ इन 3 प्रतिरोधों के अंदर। तो इन तीनों V का मान क्या है कंप्लीट V के बराबर। तो V1 V2 और V3 का मान क्या होगा V बराबर इन तीनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है I। यहां से क्या बचा, यहां से क्या बचा और यहां से क्या बचा। अब ये I इधर की तरफ गुणा में इधर आएगा तो किसमें होगा भाग के अंदर, किसमें आएगा भाग के अंदर। तो B के बटा में कौन आ गया I बराबर क्या है प्लस R2 प्लस R3। अब V बटे I क्या होता है, आपने सूत्र देखा था ओम के नियम के अनुसार, चूंकि V बराबर क्या होता है I गुणा R, इसलिए R बराबर क्या होता है V बटे I। सूत्र समझा था ना आपने। तो V बटे I किसका सूत्र होता है R का। किसका होता है ये सूत्र, तो इसकी जगह मैं R लिख सकता हूं ना, तो क्या लिखेंगे या R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इस परिपथ का जो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर 3 अलग अलग प्रतिरोध जोड़े थे, इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इन तीनों प्रतिरोधों का योग होगा। क्या होगा, तो R बराबर क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लेते हैं 3 से ज्यादा प्रतिरोध है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से जितने भी है Rn तक है। तो हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया और परिभाषा देंगे यहां तुल्य प्रतिरोध की कि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R
उस परिपथ में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे R1 का मान 1 ओम है, मान लेते हैं R2 का मान 2 ओम है, मान लेते हैं R3 का मान 3 ओम है। कितना है? तो यहाँ R का मान क्या आएगा? पहला प्रतिरोध 1, दूसरा प्रतिरोध 2 प्लस तीसरा प्रतिरोध 3, कितना मान आएगा बताइएगा जरा? 6 ओम। तो अब आप खुद सोचिएगा, हमने इन तीनों को एक ही लाइन में जोड़ करके अच्छा किया या नहीं किया? अच्छा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि जहां यह बाधा 1 ओम रख रहा था, यह बाधा 2 ओम रख रहा था, यह बाधा 3 ओम रख रहा था, सबसे बड़ी से बड़ी बाधा कौन थी? 3 ओम। उससे भी ज्यादा बाधा बना दिया। कितने ओम होगी? 6। तो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध अधिकतम प्रतिरोध से भी क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए हम बाद में समांतर क्रम संयोजन को देख करके समझेंगे कि हम घरेलू परिपथ का संयोजन श्रेणी में करें तो अच्छा रहता है या समांतर में करें तो अच्छा रहता है। तो अगला हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम से आता है पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। समझे? वही 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हम किस क्रम में जोड़ रहे हैं? समांतर क्रम में। ये देखिएगा बैटरी लगा दी, इस बैटरी का ये अपना विभव है, यहां पर हमने कुंजी लगा दी। आगे हम अब 3 प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं। पहला प्रतिरोध ये देखो जोड़ा R1, ये देखो इसके समांतर क्रम में हमने जोड़ा R2, ये देखो यहाँ पे इसके समांतर क्रम में जोड़ा R3। इस प्रकार से हमने इन तीनों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा भाई? समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ा? समांतर क्रम में। यहां पर हमने क्या लगा दिया? धारा का मापने के लिए अमीटर। समझो इधर। अब यहां से जैसे कुंजी को ऑन करेंगे, धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा। अमीटर धारा का मान बता रहा, मान लेते हैं I। जैसे यहां I जाएगी, I को आगे जाने में कितने रास्ते नजर आ रहे हैं? 3 नजर आ रहे हैं। तो यहां जो I आएगी, धारा आएगी, उसको हमने क्या नाम दिया? I1, क्योंकि पूरी I तो एक दिशा में जाएगी, तीनों में बंट करके जाएगी ना। यहां जो धारा जाएगी वो क्या जाएगी? यहां जो धारा जाएगी वो क्या जाएगी? लेकिन यहां इन तीनों का विभव एक ही होगा। इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ता है वोल्टमीटर। तो इसका भी वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज V बताया जाएगा। इसका भी विभव V है, इसका भी विभव V है। ठीक वैसे ही जैसे हमने श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध स्थापित किया था, उसके सूत्र की स्थापना की थी, ठीक ऐसे हम समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध की स्थापना करते हैं। समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध R के सूत्र की स्थापना करें। बताइएगा जरा, चूंकि आपने ओम का नियम पढ़ा है और ओम के नियम में आपने क्या पढ़ा था? I बराबर क्या होता है? V बटे होता है ना भाई, आपने पढ़ा है ना। V बराबर I गुणा R। तो I बराबर क्या होगा? R इधर से गुणा वाला कहाँ आएगा? भाग में तो आएगा ना। तो I बराबर क्या होता है? V बटे, जरा यहां आ जाओ, यहां I नहीं है, क्या I1 है। I1 बराबर यहां पर V है विभव, और R नहीं है, क्या है? R1 है समीकरण नंबर। ठीक इसी प्रकार से I2 बराबर क्या है? V बटे समीकरण नंबर। ठीक इसी प्रकार से I3 बराबर V बटे R3 समीकरण नंबर। समीकरणों को जोड़ लो। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से जुड़ जाएगी। इधर की तरफ वाली साइड जुड़ी। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या होगा? V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 हो गया। अब आप जरा देखो, यही I थी ना जो I1 I2 I3 में बंटी, तो
तो I1 I2 I3 का मान क्या होगा? I, तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? I, इन तीनों में कॉमन क्या है? V, यहां से क्या रहा? 1/R1, यहां से रहा 1/R2 और यहां से रहा 1/R3। अब आगे समझिएगा, I उधर की तरफ V गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, बराबर रहा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप जरा देखिएगा, यहां पर हमने ओम के नियम के अनुसार सूत्र क्या देखा? V बराबर I गुणा R। R बराबर क्या होता है? V बटे I। अब इस सूत्र को देखो, ये V बटे I नहीं है, I बटा V है। तो जब इसको हम पलटेंगे, I को ऊपर करेंगे, V को नीचे करेंगे, तो R भी पलट जाएगा, बटन कुछ नहीं, एक है ना, तो ये भी पलट जाएगा। तो I बटे V का मतलब क्या है? 1 बटे R। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये आ गया तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या देखा था? R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां तुल्य प्रतिरोध नहीं, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। और यहां R1 R2 R3 के भी क्या है? व्युत्क्रम है, 1/में है। तो परिभाषा क्या आएगी? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। जो भी प्रतिरोध जोड़े हैं आगे, मान लेते हैं यहाँ तो 3 ही बताया मैंने, अधिक बता दूं तो सूत्र क्या होगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और आगे मान लेते हैं कि यहाँ पर n प्रतिरोध लगाए तो 1/Rn हो जाएगा आगे, है ना। तो परिभाषा क्या बनी? समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, पलटा रूप है। व्युत्क्रम जोड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, सीधा योग नहीं होता, व्युत्क्रमों का योग होता है। समझ गए ना। अब वही कंडीशन वापस लेके आता हूं। एक बार मैंने अभी बताया था कि मान लेते हैं कि R1 R2 और R3 का मान हमें पता है। सपोज करें कि R1 का मान 1 ओम है, R2 का मान 2 ओम है, R3 का मान 3 ओम है। मान लेते हैं कि इनको हमने श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया, तो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? जोड़े गए प्रतिरोधों का योग। तो R बराबर क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितने ओम आया? 6 ओम। तो जो प्रतिरोध जोड़े उसमें जो अधिकतम प्रतिरोध था ना, उससे भी क्या आया? अधिक आया। अब जरा सोच लें कि इनको हमने इस क्रम में जोड़ा। यहाँ पे R1 का मान लेते हैं 1 है, R2 का मान 2 है और यहाँ पे R3 का मान लिया 3 ओम है। तो कितना होगा? तो 1/R बराबर 1/R1। R1 का मान कितना? 1/R2 प्लस 1/R3, यही होगा ना। आगे देखो, तीनों का लसपा कितना आया? 6 बार गया, 6 का 1 का गुणा 6, 2 का गया 3 बार, 3 और 1 का गुणा, 3 का गया 2 बार, 2 और 1 का गुणा, जोड़ो जरा 6 और 3, 9 और 2 बटा 6। आगे या 1/R बराबर कितना है? 11/6। अब इसको पलट देंगे तो R बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? भाई 1/R बराबर 11/6, तो R बराबर क्या होगा? 6/11। जब इसको हम पलटेंगे तो इसको भी पलटेंगे ना, तब यहाँ 11 का भाग देंगे 6 के अंदर, किसमें देंगे? भाग जाएगा नहीं, 0 बार गया, क्या लगाया? पॉइंट, आगे 0 आएगा, 11/55, फिर 5 रहा, फिर 5 आएगा, लगभग ये मान आएगा किसका? तुल्य प्रतिरोध R का। जरा सोचिएगा, यहाँ जो संयोजित प्रतिरोध उसमें न्यूनतम कितना है? 1 ओम। उससे भी ये क्या है? कम है। तो अब आप खुद विचार करके बताओ कि घरों के अंदर हम परिपथों का संयोजन करें तो किस क्रम में करें? श्रेणी में या समांतर में? हमेशा समांतर में करना है, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन करने से बाधा क्या होती है? कम होती है। बाधा कम होगी तो धारा क्या बहेगी? ज्यादा बहेगी, हमारी युक्तियां उपयुक्त प्रकार से चल पाएगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जोड़े के प्रतिरोधों में अधिकतम से भी अधिक आता है, और समांतर क्रम संयोजन के अंदर तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से भी
न्यून आता है। समझ गए ना? तो यहाँ इस पार्ट के अंदर ये प्रतिरोधों के संयोजन की बात आ गई। परीक्षा के अंदर आपको कुछ प्रश्न इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, जैसे ऐसा आपको परिपथ चित्र बना करके बता दें कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मान लिया कुछ इस प्रकार का प्रश्न दे दें, समझो जरा। यदि ये प्रश्न समझ में आ जाता तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये 4 प्रतिरोध है, कुछ इस प्रकार से दे दिया, जरा देखिएगा यहाँ पे ये 2 जो प्रतिरोध है ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर में। किसमें जुड़े हुए हैं? तो पहले इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लो। मान लेते हैं कि ये 2 ओम है, ये भी कितना है? 2 ओम है। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना आएगा? 1। तो कहने का मतलब ये दोनों समांतर वाले जब हमने इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया तो ये कितने ओम आया? 1 ओम आ गया। फिर इनको हम क्या कर लेते हैं? जोड़ लेंगे, क्योंकि अब ये किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। तो कुछ इस प्रकार से मिले जुले संयोजन के अंदर भी परिपथ का चित्र दे करके आपको परीक्षा के अंदर तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करने को कहा जा सकता है। तो इस पार्ट के अंदर हम कुल मिलाकर के अभी तक की यदि बात वापस करें तो हमने बहुत सारे सूत्र देखे हैं। सबसे पहला सूत्र I बराबर Q बटे T, दूसरा V बराबर W बटे Q, तीसरा R बराबर V बटे I, अगला रो बराबर R गुणा A बटे L, अगला श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इस प्रकार से मान लेते हैं कि Rn है तो ये, और समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और मान लेते हैं कि आगे अनंत n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो 1/Rn। इस प्रकार से ये काफी सारे इस पार्ट के अंदर हमने फॉर्मूले पढ़े हैं और इनको आप याद भी रखोगे। इनके ऊपर कई सारे आंकिक प्रश्न या गणितीय प्रश्न बनने की संभावना रहती है। आगे देखो, बहुत छोटा सा टॉपिक आता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति P हमने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा था। शक्ति यानी कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। हम यहाँ पर विद्युत शक्ति की बात करते हैं। कई बार आप दैनिक जीवन के अंदर युक्तियों को देखते होंगे, जैसे बल्ब है या फिर अन्य युक्तियों को देखते हैं, उनके ऊपर आपको उनकी शक्ति लिखी हुई मिलेगी, और उस शक्ति को जो आप देखते हैं तो ये वॉट के अंदर लिखी हुई मिलेगी। जैसे कि मान लिया कोई बल्ब है, उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, शो, आगे W लिखा है। यहाँ पे ये W शक्ति का मात्रक है, जिसको हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इसकी बात वाट नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब कार्य करने की क्षमता जिसको हम अधिकार, यहाँ पर विद्युत शक्ति की बात करें जिसको हमने P से लिखा। P बराबर होता है वोल्टता गुणा धारा। क्या होता है? वोल्टता गुणा धारा। वोल्टता को हमने किससे लिखा? V से। धारा को किससे लिखा? I से। समझ गए ना? और यहाँ पर ये जो शक्ति P है, इसके मात्रक की बात करें तो सबसे छोटा मात्रक होता है वॉट। क्या होता है? जिसको किससे लिखेंगे? W से। थोड़ा बड़ा मात्रक होता है किलोवाट। क्या होता है? किलोवाट। बड़ा मात्रक क्या है? किलोवाट के W। एक और मात्रक होता है जिसको हम कहते हैं अश्व शक्ति। क्या कहते हैं भाई? अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, HP। जो व्हीकल ट्रैक्टर वगैरह होते हैं ना, उनकी शक्ति हॉर्स पावर के अंदर भी आप सुनते होंगे कि ये इतने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, यानी अश्व शक्ति। एक घोड़े की शक्ति, एक अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर। ठीक है ना? 42 हॉर्स पावर का कोई ट्रैक्टर, यानी कितने घोड़ों की शक्ति है उसमें? 42 घोड़ों की शक्ति है। अब यहाँ पर वॉट छोटा मात्रक है, बड़ा मात्रक क्या है? किलोवाट। तो 1 किलोवाट के अंदर याद रखना कितने वॉट होते हैं? 1000 वॉट होते हैं। कितने वॉट होते हैं? 1000 वॉट होते हैं। इस सूत्र की बात करें आगे थोड़ी सी और, हम इसको बिखेर करके लिखें। P बराबर V गुणा I, और हमने पार्ट के अंदर पढ़ा, इसी पार्ट के अंदर देखो यहाँ पर जरा, R बराबर V बटे I होता है। हमने ये देखा V बराबर होता है I गुणा, देखा ना ओम के नियम के अंदर। तो इस V की जगह यदि मैं लिखना चाहूं क्या? I गुणा R गुणा आगे क्या है? I। भाई इस V की जगह मैंने क्या लिखा? I गुणा R, और ये I तो पहले से ही है ना, तो इसका सूत्र ये हो सकता है P बराबर I, और I का गुणा क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R।
ये भी हम P का सूत्र मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये शक्ति आ जाती है, और हम भिन्न भिन्न जो युक्तियां होती है उसकी अपने कार्य करने की क्षमता होती है। अब आप खुद समझ रहे होंगे, जिस युक्ति की शक्ति ज्यादा होगी वो कार्य भी ज्यादा करेगी, और कार्य ज्यादा करेगी तो ऊर्जा भी ज्यादा खर्च होगी। ऊर्जा ज्यादा खर्च होने का मतलब है विद्युत का जो अपना बिल आता है वो बिल भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। एक